सारे मौके दिए भी गए ऐसे लोगों को। और दूसरा सर, जब मैं स्ट्रेटजी की बात करती हूँ, मैं ये सवाल कर रही हूँ, तो आजम साहब ने यहाँ पे एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया जिस पर बार बार बात हो रही होती है, और वो है जी कि मदारिस के अंदर कौन कौन मौजूद है, स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन सर, जब हम ये BLF की बात करते हैं, BLA की बात करते हैं, तो फिर कहाँ से हम मदारिस को इसके अंदर क्यों ले आते हैं? ये लोग तो मदारिस की पैदावार नहीं है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो BLA का मामला है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और जिसकी तरफ आदिल साहब ने इशारा किया है वो बात कुछ और है। जी जी। मसला ये है कि ये इंटरमिंगल इसलिए हो गई हैं कि अब इन लोगों ने एक नेक्सस क्रिएट कर लिया है, इन लोगों ने आपस में जॉइन हैंड्स कर लिए हैं। और काशिफ साहब ने जिस तरह बताया आपको कि उनके पीछे जो है वो जो पनाहगाहें हैं वो हैं अफगानिस्तान के अंदर, और पैसा और जो अदरवाइज सपोर्ट हर तरह की है वो है भारत से मिल हाँ रही जी। है। अब इशू क्या है? इशू ये हाँ। है देखिए, हम बहस कर रहे हैं कि क्या ये फैसला हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूं कि ये क्लियर कट फैसला हो चुका है कि किसी दहशतगर्द को किसी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सॉरी, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो जब भी कभी कोई हथियार डाल देता है, ये मुमकिन नहीं होता कि अगर कोई भी तंजीम, कोई शख्स, कोई दहशतगर्द हथियार डाल के अपने हाथ खड़े कर दे तो उसको हम जो है ना वो गोलियों का निशाना बना दें। यकीनन उससे फिर बात करनी पड़ती है। अब मसला ये है कि ये समझना कि क्या वो वाकयातन उसने हथियार डाल दिए हैं या मजबूरी के आलम में उसने वक्त गुजारी के लिए उसने कुछ अरसे के लिए हथियार डाले और दोबारा डी ग्रुपों का, जो हमारे साथ हमेशा होता आया है। बहुत दफा ऐसा हुआ, मैं बहुत सारे आपको माजी के अंदर ऐसे इवेंट्स बता सकता हूं जब हमने ये काम किया और ये लोग जो है वो रीग्रुप होने के बाद एक दफा फिर हमें दहशतगर्दी की लहर का सामना करना पड़ा। ऐसा ही है। इस वक्त जो मामला है, इस वक्त जो चीजें सामने आ रही हैं, ये जो 1.5 इंच की मस्जिद और 4.5 इंच की मस्जिद की बात फारूकी साहब ने की थी, वो भी जो है वो गिराने की बात हो रही है, और वो भी मामला जो है ना अब खत्म कर दिया जाएगा। किसी को अब 1.5 इंच की मस्जिद या पौनी इंच की मस्जिद या आधी इंच की मस्जिद की बात नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। PTI ने जो एक अल्टीमेटम दिया है कि जी ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, तो उनको तो बड़े एक्टिव होना चाहिए नौशाद साहब। फिर मोहसिन साहब की बात कर रही हूं मैं। आपकी नजरों के सामने वो ना आए, वो बहुत एक्टिव हैं, और जिन्होंने उनके ये आने जाने की खबरें फैलाने की कोशिश की है, बेसिकली उनका निशाना कहीं और है। उनकी कोशिश ये है कि ये डिबेट जनरेट की जाए ताकि एक ओहदा जो दूसरे वाला होता है जिसमें वो दिलचस्पी रखते हैं वो खाली हो। ये बहस जो है ना ये शोर पकड़े, और उसके बाद क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि जो टेररिज्म प्रॉब्लम की वजह से वजारत दाखिला पे भी काफी अटैक हुआ है, वजारत दिफा पे भी आप देख रहे हैं लोग रिजाइन लेने की और देने की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर ये तरीका इख्तियार किया गया है कि इस प्रेशर को इतना बढ़ाया जाए मीडिया के जरिए कि वो मजबूर होकर, क्योंकि वजारत दाखिला वो किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, वो किसी मामले की वजह से उनके पास है। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ने तो कहा था कि मेहरबानी उनकी, वो तो वजीर आजम भी बनना चाहते तो बन सकते थे, नहीं बने तो वजीर दाखिला ही बन गए, बड़ी बात है। तो फिर अब आप लोगों को समझना चाहिए इस बात को कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। एक बात। दूसरी बात यह है, देखिए जो ईद के बाद का मामला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईद के बाद तब उस सूरत में बात बनेगी कि जब पहले मौलाना फजलुर रहमान की जो फरमाइश है वो KP के गवर्नमेंट से पूरी होगी। अगर KP के गवर्नमेंट से वो ख्वाहिश और फरमाइश पूरी नहीं होती तो फिर तो वो इत्तेहाद नहीं बनेगा, और अगर वो इत्तेहाद नहीं बनेगा तो PTI की अपोजिशन ही मैं आपको बता रहा हूं। बता दें मुख्तसरन, आगे मुझे जाने मेरे पास लास्ट 1 मिनट बचा है। ऐड कर लीजिए। अभी फारूकी साहब कह रहे थे ना, आप देखिए PTI ने पहले कुछ और कहा, कौमी सलामती पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के अंदर जो है वो हम ये जी बानी को पैरोल करें और उसको, अब जनाब वो बिल्कुल मान गए अच्छे बच्चों की तरह, उन्होंने कहा जी हम शिरकत करेंगे। तो ये जो है ये मामला जो है इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, मैं मुझे आगे जाना है नौशाद साहब, आई एम रियली सॉरी। मसला तो ये है कि जी आपने जहाँ बिजली के एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, मुआहदे किए हुए हैं, अब आपने ये तय किया हुआ है कि जी बिजली हम जितनी भी इस्तेमाल करें पैसे हम इतने उसके दे रहे होंगे, तो फिर ये बोझ तो उन लोगों पर पड़ना चाहिए ना जिन्होंने ये मुआहदे किए हैं, या उन लोगों पर पड़ना चाहिए जिनके कहने पे ये मुआहदे किए गए या जिन्होंने इन सारे मुआहदों से फ़ायदा उठाया। सर सोलर वालों को क्यों इसमें घसीट रहे हैं इस सारे मामले में? खुदा ना खास्ता ऐसा कोई निजाम पाकिस्तान में आ ही ना जाए जहां पर लोगों को जो है जिन्होंने जो किया है उसकी सजा मिल सके या उनको जजा मिल सके। कहीं ऐसा हो ही ना जाए, रमजान में आपकी दुआ कबूल ना हो जाए। बात ये है अस्मा साहिबा, इसको पॉलिसी कहते ही नहीं है। ये जिसको पॉलिसी कहते हैं इसको पॉलिसी नहीं कहते, ये एक डंडा है जो वो चलाने की कोशिश कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। पॉलिसीज ये नहीं होती, पॉलिसीज ये होती हैं
कि आप कहते हैं कि जी आइंदा 1 साल के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये मामला ऐसा है, इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स हमें बताएं कि क्या करना चाहिए, और उस पर बातचीत शुरू की जाती है और अगले 2-3 साल के लिए जो है वो उसके ऊपर डिबेट करने के बाद फैसला करके बताया जाता है कि आइंदा 3-4 सालों बाद इस पे अमल होगा। यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने आज कोई बात की है, कल आप कोई और बात बिल्कुल। करेंगे, चौथे दिन कुछ और बात करेंगे। अब ये जो आपने सवाल उठाया ये बड़ा अहम और दिलचस्प है कि सूबे सोलर जो है वो फ्री दे रहे हैं और वहां पे जो है वो 10 रुपए यूनिट तय कर दिया गया। 10 रुपए यूनिट के ऊपर उसको क्या बचा? जिसने सोलर जो है वो कर्ज पे लेके लगाना है, वो कर्ज की रकम देगा, उतने पैसे बचाएगा, उतने पैसे वहां से बचने नहीं जितना उसको महंगा सोलर पड़ जाना है। तो ये इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉलिसीज नहीं है, ये इनको पता ही नहीं है पॉलिसी किसे कहते हैं। पॉलिसी इस तरह नहीं होती। पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी बनाना ये कुछ और काम है, और ये एसआरओ निकालना और डंडा देना और ये रोज अपने हुक्मनामे चलाना, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। ये हुक्मनामा है कि जी हमने ये सोचा कि ऐसे हो गया, अब ठीक फौरी हो तौर गया, पे ये कर दिया जाए। ठीक हो